एम्पियर सर्किटल लॉ पे। ये लॉ जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर है मान ले, उसके अराउंड किसी एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड जब पता करना होता है और सिचुएशन अगर सिमेट्रिकल हो तो एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। वहां पर बायो-सेवर्ट्स लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब चलिए देख लेते हैं ये हमें कहना क्या चाहता है। ये बताता है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखिए बड़ा भारी भारी टर्म आ रहा है यहाँ पर, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। चलिए थोड़ी देर में बात करेंगे ये है क्या। तो एक मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बने वहां पर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। हमें पता है अगर कोई वायर हो जो कि करंट कैरी कर रहा है, उसमें करंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। वो बराबर होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी मल्टीप्लाइड विद टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाइड विद टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड लाइन, टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड लाइन। तो यहां पर सबसे पहले तो हमें दो चीजें समझना होगा कि यहां क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है, और दूसरा ये जो करंट एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड लाइन, इसका मतलब क्या बनेगा। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लाइन इंटीग्रल है इसका मतलब क्या है। लाइन इंटीग्रल एक वेक्टर फील्ड का होता है, एक वेक्टर का होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हम शुरुआत में इस लाइन इंटीग्रल को समझने के लिए एक दूसरा ही एग्जांपल लेंगे, जाना पहचाना एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल कि एक बॉडी है, एक बॉडी, छोटा सा बॉडी है, ये इस पाथ में मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इस पाथ में कुछ ऐसे, और बॉडी यहां तक पहुंच जाता है। दो एक्सट्रीम एंड्स को, यहाँ इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए और यहाँ इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी। अब इस जगह पे फोर्स एक्ट कर रहा है, इसीलिए ये बॉडी यहां से यहां तक, ए से बी तक पहुंचा। तो इसका पाथ क्या है, फ्रॉम ए टू बी। यहां पर फोर्स एक्ट कर रहा, मान ले एफ। तो यहां इस पाथ में मूव करते हुए ए से बी तक पहुंचते हुए वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन ये होगा कितना, वर्क डन बाय दैट फोर्स, जो भी फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। हम कैसे पता करते हैं, हम यहाँ पर देखिए पाथ जो है ये पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक पहली बात तो ये है। दूसरा, हमें पता नहीं कि फोर्स हर जगह पे कांस्टेंट है या नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम करते क्या है, किसी भी आर्बिट्ररी पोजीशन में हम ये देखते हैं कि फोर्स किधर है। तो चलिए फोर्स मान ले इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब इस फोर्स के कारण एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करते हैं इस बॉडी पे। बॉडी जब यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से फिर जब यहाँ तक पहुंचेगा, एक छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इसे नाम दे देते हैं dl। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्क डन होगा कितना, सो वर्क डन बहुत छोटा सा वर्क डन होगा dw। ये बराबर होगा फोर्स जो एक्ट कर रहा है उस बॉडी पे, डॉटेड विद जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ dl। जब टोटल वर्क डन हम पता करते हैं, हम क्या करते हैं, इसी dw को कर देते हैं इंटीग्रेट। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे इस f डॉट dl को, और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b। अगर आप इस पार्ट को देखें, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इसी को कहा जाएगा इस फोर्स का, जो F फोर्स है जो कि यहाँ पर अपीयर कर रहा है, इस फोर्स का लाइन इंटीग्रल। तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन जो होता है ये फोर्स का लाइन इंटीग्रल होता है। उसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को देखें, मान लें कि यहाँ पर एक चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसे ऐसे इस तरह से। सो कुछ फील्ड लाइंस ऐसे बन रहे हैं। और अगर मैं एक पाथ कंसीडर करता हूं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और पाथ अगर कुछ ऐसा हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E
डॉटेड विद डीएल, डीएल छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या आपको पता है ये किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जैसे यहाँ पर फोर्स का लाइन इंटीग्रल हमने देखा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टर क्वांटिटी है उसका लाइन इंटीग्रल हमने देखा, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी लाइन इंटीग्रल होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल एक रीजन में, चलिए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, बी किसी रीजन में एक्ट कर रहा है और यहाँ पर एक पाथ हमने कंसीडर किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डॉटेड विद डीएल और फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। तो ये तो था लाइन इंटीग्रल। अब क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल से हम क्या समझते हैं, इसके लिए आप सिर्फ इस पार्ट को देखें। क्लोज्ड लाइन, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो देखिए यहां पर हमें क्लियरली इसका जो दो एंड्स हैं, यहाँ पर इसका एंड, यहाँ पर इसका एंड, दो एंड्स हमें दिख रहे हैं, तो ये एक ओपन लाइन हो जाएगा, ओपन लाइन। उसी तरह से अगर मान ले कि हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, और ये इसके साथ मिल गया, यहाँ पर हमें दो एक्सट्रीम एंड्स नहीं दिख रहे हैं, इस तरह के सिचुएशन में हम कहते हैं ये है क्लोज्ड लाइन, क्लोज्ड लाइन। तो जब हम लाइन इंटीग्रल पता करेंगे, लेकिन लाइन जो है ऐसे ओपन लाइन ना होके, मान ले कि ऐसे क्लोज्ड लाइन है, ऐसे क्लोज्ड लाइन है, पाथ ऐसा मान लेते हैं। तो यहां पर जब एग्जाम्पल के तौर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड माना था यहाँ पर, सो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल पता करेंगे, इस केस में मान लीजिए कर्व जो है सी, इसे नाम दे दिया हमने इस कर्व को, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इस पूरे कर्व में, इस पूरे क्लोज्ड पाथ में हम पता करेंगे, तो हम कहेंगे ई डॉट डीएल। इंटीग्रेट हमें करना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं क्लोज्ड लूप में। तो अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल होना कितना चाहिए? अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूं और वापस इसी पॉइंट में पहुंच जाता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा?